ईरान में शनिवार की शुरुआत धमाके के साथ हुई। मेरा मतलब है सचमुच धमाके के साथ। आज सुबह देश भर के कई शहरों में, जिसमें राजधानी तेहरान भी शामिल है, कई विस्फोट हुए हैं। जहां IRGC का कहना है कि ये सिर्फ गैस लीक हैं, वहीं अफवाहें उड़ रही हैं कि ये ड्रोन हमले और IRGC के एक कमांडर पर लक्षित हत्या का प्रयास था। पहला विस्फोट बंदर अब्बास के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुआ। यह ईरान के दक्षिण में एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। यह IRGC द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार किए गए कुछ धमाकों में से एक है। स्थानीय अधिकारियों ने ईरानी मीडिया को बताया कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने अभी तक कारण निर्धारित नहीं किया है। यही वजह है कि इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विस्फोट के तुरंत बाद यह अटकलें फैलने लगीं कि यह ईरान की नौसेना के कमांडर अली रेजा तारगीरी को निशाना बनाकर किया गया था। शहर में निशाना बनी इमारत शायद IRGC और सुरक्षा सेवाओं की थी। उस इमारत को कांटेदार तारों और अन्य सुरक्षा उपायों से घेरा गया था ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे अटकलों को और हवा मिली, लेकिन IRGC ने तुरंत इन अफवाहों का खंडन किया। उनका कहना है कि कोई हत्या नहीं हुई, कमांडर अभी भी जीवित हैं। फिर हम दूसरी विस्फोट की बात करते हैं जो दक्षिणी शहर अहवाज में हुआ था। यह बड़ा धमाका था। ईरानी रिपोर्टों का दावा है कि यह बहुत भयानक था। हालांकि जांच अभी भी जारी है। 2 लोगों को मलबे से बचाया गया, लेकिन एक परिवार के 4 सदस्य मारे गए। फिर तेहरान में तीसरा धमाका हुआ, जिसकी पुष्टि करना मुश्किल है। हमारे पास सिर्फ तस्वीरें हैं, वीडियो नहीं। 2026 में तस्वीरें नकली बनाना आसान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आग से पहले ड्रोन दिखे थे। अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इंतजार करना होगा। वीडियो रिकॉर्ड करते समय कहूम शहर में एक और धमाका हुआ। वीडियो और रिपोर्ट्स के अनुसार इलाके में भारी काला धुआं और जबरदस्त धमाका हुआ। इसके अलावा इलाके में टोही हेलीकॉप्टर पता लगाने के लिए घूम रहे हैं कि क्या गलत हुआ। अब सवाल है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, इजराइल ने पहले ही आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो शामिल नहीं थे, लेकिन कम से कम आधिकारिक तौर पर वो कह रहे हैं कि ये उनका काम नहीं था। ऐसा भी नहीं लगता कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यहाँ तक कि ऑनलाइन ईरान समर्थक आवाज़ें भी वॉशिंगटन पर उंगली नहीं उठा रही हैं। तो फिर ये सब किसने किया, अभी नहीं पता। लेकिन एक दिन में 4 धमाके हुए और शायद अलग अलग शहरों में और भी हुए हों। जब देश युद्ध के लिए तैयार हो रहा है तो मेरे लिए ये सब महज एक संयोग नहीं लगता। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सैन्य कार्रवाई से पहले बातचीत के लिए नई डेडलाइन दी है। ये रहा उनका बयान। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे एल्गोरिदम में हमें सच में मदद मिलती है। अब आइए उस क्लिप को देखते हैं। हाँ, क्या आप ईरान को किसी भी तरह की डेडलाइन दे रहे हैं कि वह समझौता करे इससे पहले कि आप कोई कदम उठाएं? सिर्फ उन्हें पूरी तरह से पता है। क्या आपने ये बात दूसरों को बताई है? मैंने बताया है। ए के लिए जब आप वहां से संघीय उपस्थिति को संभावित रूप से वापस लेने जा रहे हैं, हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। उन्हें तैरना है, इसलिए वे ईरान के पास तैर सकते हैं, लेकिन स्थिति कठिन है। तो मैंने 837 लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते फांसी पर चढ़ने से रोक दिया। वे 830 लोगों को फांसी देने वाले थे। सब कुछ तय हो चुका था। मैं पीछे खड़े लोगों को देख रहा हूँ। वे कह रहे हैं इससे बेहतर रेसिंग क्या हो सकती है। वे 837 लोगों को फांसी देने वाले थे और मैंने उन्हें कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जैसी पहले कभी किसी ने नहीं चुकाई। उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। मैंने देखा कई लोगों की हत्या हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इतना कह सकता हूँ, वे वाकई समझौता करना चाहते हैं। संदेश साफ है, समय तेजी से बीत रहा है और कूटनीति का मौका जल्दी खत्म हो रहा है। ईरान ने समझौता नहीं स्वीकारा। आर्माडा वहीं है। अब ईरानी शहरों में धमाके हो रहे हैं। दबाव हर दिशा से आ रहा है और यही है वह बड़ा बदलाव जो कल ही हुआ है। सऊदी अरब, जो ट्रंप पर ईरान पर हमला न करने का दबाव डाल रहा था, अब अपना रुख बदल चुका है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब, UAE, ओमान सभी ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला था कि वे हमले रोकें। खासकर विरोध प्रदर्शन के दौरान वे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने को लेकर चिंतित थे। अब वह स्थिति बदल गई है।
पिछले कुछ हफ्तों में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने वॉशिंगटन का दौरा किया और ट्रंप प्रशासन से मुलाकात की। उन बैठकों के बाद उन्होंने संकेत दिया कि अब सऊदी अरब हमलों का समर्थन कर रहा है। उनकी दलील यह थी कि अगर ट्रंप सार्वजनिक रूप से सैन्य कार्रवाई की धमकी देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं तो इससे ईरानी शासन और मजबूत हो जाएगा। यह संदेश जाता है कि सऊदी पर अमेरिकी धमकियां खोखली हैं, जो खतरनाक है। वे दशकों से ईरान के साथ शीत युद्ध में हैं। आयतुल्लाह ने खुलेआम अपने इस्लामी क्रांति को पूरे मध्य पूर्व में फैलाने की बात की है, जिसमें सऊदी क्षेत्र भी शामिल है। लेकिन इसमें पेंच है, सऊदी और अन्य खाड़ी सहयोगी अभी भी तनाव से डरते हैं। इसी कारण रक्षा मंत्री और खाड़ी अधिकारी चेतावनी दे चुके हैं कि हमले क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकते हैं। उनका लक्ष्य है कि ऐसा न हो। खाड़ी देश फंसे हैं, अमेरिका न बढ़े तो ईरान मजबूत होता है। अगर अमेरिका हमला करता है तो उनके देश निशाना बन सकते हैं। सही मायनों में अच्छा विकल्प नहीं, सिर्फ कम बुरा विकल्प है। इसी कारण सऊदी अरब ने हाल ही में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों का नया समझौता किया है। क्या वे ईरान की प्रतिक्रिया की आशंका में हैं या ये सामान्य सुरक्षा तैयारी है? कहना कठिन है। शायद आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए तो इसका समय निश्चित रूप से बहुत कुछ कहता है। अब सऊदी में हलचल और धमाकों के बीच ईरानी अधिकारी अब चुप्पी तोड़ रहे हैं और उनका बयान दिलचस्प था। ईरान के राष्ट्रपति ने हफ्तों बाद बड़ा बयान देते हुए इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और इन्हें विदेश से संचालित दंगे कहा। बिल्कुल, इन हालात में दुर्भाग्यवश हम सभी जानते हैं। बिल्कुल दुर्भाग्यवश हम सभी इन प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, नेतन्याहू हो या यूरोपीय लोग। उन्होंने सभी ने उकसाने, विभाजन पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने निर्दोष लोगों को इस आंदोलन के साथ हथियारबंद किया और उन्हें सड़कों पर फेंक दिया। और वे भड़काने का काम कर रहे थे कि इस देश को टुकड़ों में बांट देना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, लोगों के बीच झगड़ा और नफरत पैदा करने के लिए, विभाजन पैदा करने के लिए। आप किसी सामान्य सामाजिक विरोध में बंदूकें नहीं उठाते, आप सैन्य बलों की हत्या नहीं करते, एम्बुलेंस को आग नहीं लगाई जाती, उन्होंने बाजारों को आग नहीं लगाई। वे विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम बैठें और उनकी बात सुनें कि वे क्या कहना चाहते हैं। हम उनके मुद्दों का समाधान करने और सुनने को तैयार हैं। कोई यह स्वीकार नहीं कि उनकी सरकार ने हजारों ईरानी लोगों को मार डाला, न ही यह मान्यता कि ईरानी लोग आर्थिक पतन और दमन के खिलाफ विरोध कर रहे थे। सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही ये कर रहे हैं। यह थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन इन सबके बीच हमारे पास यूएस सेंट्रल कमांड का एक बयान है जिसमें IRGC से समुद्र में तनाव बढ़ाने वाले व्यवहार से बचने का आग्रह किया गया है। यह बयान ईरान द्वारा हॉर्मुज जलमरू मध्य में 2 दिन की नौसैनिक अभ्यास घोषणा के अगले दिन आया। यह वही चोक पॉइंट है जहां से 20% वैश्विक तेल गुजरता है। ये अभ्यास संदेश है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो वे जलमरू मध्य बंद कर देंगे। अभ्यास की घोषणा पर ईरान के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल से 12 दिन की जंग में हारकर कीमती सबक सीखे। वे कहते हैं कि इस बार वे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि पिछले जून में ईरान पर हुआ हमला एक नाकाम ऑपरेशन था। वे अपने तय लक्ष्यों तक नहीं पहुंचे और अंत में युद्ध विराम मांगनी पड़ी। If this war is repeated, मुझे लगता है वे फिर से निराश होंगे और वही नतीजा मिलेगा, खासकर इस बार क्योंकि हम ज्यादा तैयार हैं और पिछली जंग से सबक लिया है। हमने बहुत अच्छे अनुभव हासिल किए हैं। अभी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी जगह पर हैं। हमने अपनी बहुत मजबूत बातों की भी समीक्षा की है और हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से तैयार हैं। यही सबसे स्पष्ट संदेश है जो हम अमेरिका को दे सकते हैं। अगर हमला हुआ तो हम उन्हें तीखा और मजबूत जवाब देंगे। हम आशा करते हैं कि वे समझें और कूटनीति से समाधान हो, बाकी की जरूरत न पड़े। मुझे नहीं पता वे कितना मानते हैं, पर इस बयान से साफ है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। विदेश मंत्री ने उस मुद्दे पर भी बात की जिस पर हम इस चैनल पर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान में शासन परिवर्तन उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखिए, ईरानी शासन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यह तानाशाही नहीं है। बस उनका बयान सुनिए। क्या आप इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं?
खामेनेई कहाँ हैं और उनकी सेहत कैसी है? मैं ही एकमात्र परिपूर्ण व्यक्ति हूं जो शासन परिवर्तन की बात करता है। वह पूरी तरह से एक सपना है। कुछ लोग इस सपने में खो गए हैं। हमारी व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था अपनी जगह बनी रहती है और अपना काम जारी रखती है। जैसा मैंने कहा, ईरान तानाशाही नहीं है। यह व्यवस्था गहराई से जमी है और लाखों लोग इससे लाभान्वित होते हैं। IRGC के सदस्य बल, व्यापार नेटवर्क और धार्मिक संस्थानों को भी घेरते हैं। तो भले ही आप खामेनेई को हटा दें, वे लोग ऐसे ही गायब नहीं हो जाएंगे। उनके पास उस व्यवस्था को बचाने के लिए हर वजह है जिसने उन्हें समृद्ध किया है। वह गलत नहीं है। हम इस चैनल पर यही विश्लेषण कर रहे हैं कि सिर्फ शीर्ष नेतृत्व हटाना काफी नहीं, पूरी संरचना का बदलना जरूरी है। और फिर आखिरकार हमारे पास विदेश मंत्री का जवाब भी था उस सवाल का जो हर कोई जानना चाहता है। क्या रूस और चीन सैन्य रूप से ईरान का समर्थन करेंगे? यह अहम है क्योंकि कल ईरानी मीडिया ने बताया कि रूस और चीन ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में शामिल होंगे। इस सवाल का समय सही था। आज उनका जवाब सुनिए। आपने कहा था कि ईरान अपनी रक्षा मजबूत करेगा। असली योजना क्या है? क्या रूस या चीन से सैन्य समर्थन मिला है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दूं? हाँ। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा। याद रखें, रूस अक्सर कीमत बढ़ने पर अपने सहयोगियों को छोड़ देता है। आर्मेनिया, सीरिया, वेनेजुएला, ईरान, शायद अगला नंबर उनका हो। तो जब भी ऐसा होगा हम आपको जरूर बताएंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या जिसमें हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही वीडियो में कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो रहे हों। YouTube अक्सर हमारी युद्ध से जुड़ी वीडियो डिमोनेटाइजर्स या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते 4 वीडियो डिमोनेटाइजर हुई क्योंकि ड्रोन हमले या फ्रंट लाइन की फुटेज विज्ञापनदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यही आधुनिक युद्ध है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स शुरू किया। हमने इसे शुरू से बनाया है ताकि हम पर कोई पाबंदी ना हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को आपके समर्थन से चलाते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप लिंक पर क्लिक या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी देख सकते हैं जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।